फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नुस्खा दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि हमारी ये आज हमारी जो लाइव क्लास है, हमारी रिकॉर्डिंग क्लास है, इसका आज एपिसोड 2 है। और इस एपिसोड के अंतर्गत हम आज अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं। अमीर खुसरो की रचनाएँ, मुकर्रियाँ और पहेलियाँ हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा है कि 30 क्लास में मैं पूरा आपको जितनी भी कविताएँ हैं और कविताओं की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं हम करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी बना दी है, इकाई 5 की न्यू प्लेलिस्ट मेरी 2023 के नाम से है, तो उसको ज़रूर देखा करिएगा। ओके, सबसे पहले आपको कवि का परिचय देखना है। थोड़ा सा जीवन वृत्त आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में कवि के जीवन वृत्त से प्रश्न आ रहे हैं और इसके बाद उनकी जो रचनाएँ हैं उनके बारे में आप पढ़ें। हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि अमीर खुसरो का जन्म 3 मार्च सन 1955 ईस्वी को पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये पेपर में आपके आया हुआ था। ओके, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन इयामुद्दीन था। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन महमूद लाचीन कुशल सैनिक थे तथा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के काल में भारत आए थे। आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज हिंदू राजपूत थी और बलवन के रक्षा मंत्री इदामुक मुल्क की पुत्री थी। ठीक है, अब ये आप बेसिक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, पढ़ लें। बाकी याद करने या नोट्स बनाने के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं ऑलरेडी बोल दूँगी कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देख करके तो ज़रूर आप नोट्स बनाएं। ठीक है, अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज हिंदू राजपूत थी और बलवन के रक्षा मंत्री इदा दुर्म की पुत्र थी। खुसरो जब, ये इंपॉर्टेंट है, खुसरो जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे दिल्ली अपने नाना के यहाँ चले आए थे। निश्चय है कि प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। निश्चय है कि निजामुद्दीन औलिया खुसरो को तुर्क अल्लाह कहकर पुकारते थे। खुसरो को किस अन्य नाम से पुकारा गया है या जाना जाता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निजामुद्दीन औलिया बचपन में मकतब के ख्वाजा साइदुद्दीन किताब खुसरो को सुलेख का अभ्यास कराते थे, किंतु खुसरो का मन शेर व शायरी के अलावा पढ़ाई में नहीं लगता था। अब जो इम्पॉर्टेंट है, अब मैं उस पॉइंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए कि जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को आमिर की उपाधि से सम्मानित की। इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है कि अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन के बेटे को हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक हिंदी फारसी शब्दकोश की रचना की। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिहाज से। माना जाता है खालिक बारी की लाखों प्रतियां बांटी गई थीं। इस संबंध में एक पद प्रसिद्ध है, 1 लाख उठ 1.25 लाख गारी ते ही पर लाद खारिक बारी। आगे है कि इम्पॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ठीक है, ये भी आपके पेपर में 1-2 बार पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आदिकाल के कवि होकर भी अमीर खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया। इसी कारण खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। अब यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके पास पॉइंट आ रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। इतिहास विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की। निश्चय आता है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। आपको ये भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि खुसरो के हिंदी रचनाओं का जो द्वितीय संकलन है 1922 में ब्रजरत्न दास ने नागरी चरणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता में करवाया था। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है, वो देखते हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से क्या इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु से काफ़ी दुखी हुए और उनकी कब्र पर जाकर ये पद कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। फिर आगे देखते हैं, कहा जाता है कि अपने प्रिय मुर्दिस गुरु की मृत्यु का समाचार सुनकर इन्हें काफ़ी सदमा लगा और उनकी मृत्यु का कारण भी बना। 27 सितंबर 1325 को अमीर खुसरो की उनकी मृत्यु का कारण बना और फिर 27 सितंबर 1325 को अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। अमीर खुसरो के कब्र पर 1650 में ताहिरा बेगम ने एक मकबरा बनवाया था। अब चलते हैं
अमीर खुसरो एक महान संगीतकार भी थे। अब ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, किस किस पर गीतें लिखी हैं, क्या इनको उपाधि मिली है। वे ख्याल और तराने के आविष्कार माने जाते हैं अमीर खुसरो। कव्वाली भी खुसरो की अद्वितीय देन है। अमीर खुसरो पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ रचनाएं की थी। ठीक है, वो पहले ही कवि हैं जिन्होंने तीनों भाषाओं में एक साथ रचनाएं करते हैं। ठीक है, हिंदवी किसको बोला गया है बता सकते हैं आप? उत्तरी साहित्य, दक्षिणी साहित्य, पश्चिमी साहित्य, पूर्वी साहित्य। हिंदवी किसको कहा गया है? हिंदी आप समझ रहे हैं, हिंदवी किसको कहा गया? फारसी भी आप समझ रहे हैं। यदि हिंदवी के बारे में आप जानते हैं तो ज़रूर लिखें। ओके अब यहाँ पे काफ़ी अमीर खुसरो को तूते हिंदी की उपाधि देश के ईरान देश के लोगों के द्वारा दिया गया था। तुगलकनामा इनकी अंतिम रचना है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, इनकी बहुत सारी रचनाएं यहाँ पे हैं, हम देख लेते हैं परीक्षा के लिहाज से। अमीर खुसरो का जैसे कि नूह सिपहिर है, तुगलकनामा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तो हैं तो बहुत सारी रचनाएँ। ठीक है, हमारे जो पाठ्यक्रम में लगा है हम देखते हैं, वो देखते हैं क्या लगे हुए हैं, है ना। हम देखते हैं कि अमीर खुसरो को हिंदी रचनाओं में फारसी, हिंदी मिश्रित छंद, हिंदी गज़ल, पहेलियाँ, कह मुकरियाँ, निस्तबे, दो सखुने, ढकोसलिया, अनमेरिया, गीत, कव्वाली, फुटकल चंद, खालिक बारी प्राप्त होते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ना वो करीब 100 के करीब बताई जाती हैं। आपने देखा खालिक बारी इनका एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। खालिक बारी में हिंदी के 475 शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। नूह सिपहिर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है। ध्यान रखना, अमीर खुसरो की अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। ठीक है, यही हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अमीर खुसरो किस रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध इनको मिलती है? तो पहेलियों और मुकरियों के कारण ही मिलती है। अब ठीक है, ये तो चलिए खुसरो की पहेलियों के में जो पहेलियाँ हैं ना वो दैनिक जीवन की बहुत सी चीज़ें ऐड हैं, तो वहाँ पे चलिए देखते हैं जब अभी हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे। ये भी आपको पता है कि खुसरो द्वारा मनोरंजन या जन रुचि के लिए रची गई रचनाओं में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति की स्पष्ट छाप मिलती है। ठीक है, चा मन तूतिये हिंदुम अर रास्तपुसी जे मन इंदुई पुसमता नाज गोयम। ठीक है, मतलब खुद कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। किससे पूछो? हिंदी में पूछो। अब खुसरो के बारे में कई लोगों की कुछ राय हैं। हम आचार्य शुक्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल इनकी पहेलियाँ और मुकरियों पर कहते हैं कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। एक जगह आचार्य शुक्ल फिर कहते हैं कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ठीक है, खुसरो का लक्ष्य की जनता का मनोरंजन था। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ टॉपिक है, ये आया हुआ है। मीर अपने निकातुस्वरा में लिखा है कि उनके समय तक खुसरो के हिंदी गीत अति लोकप्रिय थे। चलिए खुसरो की पहेली और मुकरियों के बारे में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं परिचय। पहेली की परंपरा यद्यपि पुरानी है, हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषदों में भी यद किंचित पहेलियाँ मिल जाती हैं। संस्कृत साहित्य में भी पहेलियाँ प्रहेलिका के नाम से मिलती हैं, किंतु लोक साहित्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही पहेलियाँ बनाने का रिवाज शुरू किया है। अब इनकी पहेलियों के बारे में आप देख लेना। बूझ पहेली, अंतरलिपा। ध्यान रखना, जो अंतरलिपा है उसका उत्तर इसी में होता है, पंक्तियों में होता है, और जो बहिर्लिपा होता है उसका उत्तर पंक्ति में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों में खुसरो ने दोहा पहेली की रचना की है। अंतरलिपा देखिए, इसका उत्तर आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, श्याम बरन और दांत अनेक लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो सिंचे और कहे तू बारी। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर आपको ऑलरेडी यहीं मिल गया। अंतरलिपा यानी कि इसके अंतर ही, अंतरलिपा आपको लास्ट में इसका उत्तर दिख जाएगा, या फिर आपको मतलब पंक्ति में ही अंतरलिपा जो है उसका आंसर आपको मिल जाता है। एक बुढ़िया शैतान की खाला, सिर सफ़ेद और मुंह है काला, क्या है? आँख है। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोले आरसी आए, खुसरो कहे खुसरो कहे कोई बताए ना, आईना हो। ठीक है, बताए ना आईना, क्या है? आरसी।
वही जो अर्शी होता है, ठीक है। नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कुकत फिरे कोयलो कोयलो लोए। ठीक, कोयल है, कोयला, ठीक है। आगे देखते हैं, घूम घूम के, ठीक, कोयल, कोयला नहीं कोयल होगा यहाँ पे। घूम घूम के आई है और मेरे मन को भाई है, देखी है पर चाखी नहीं, अल्लाह की कसम खाई है। तो यहाँ पे खाई, खाई ही होगा, ठीक है। खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे कहे है लोटा, खुसरो कहे समझना समझ का टोटा। तो लोटा इसका आंसर है। मतलब जहाँ तक आप देखोगे कि जितनी भी पंक्तियाँ हैं उसका आंसर बहिर्लिपा में आपको बूझो पहेली में आंसर दिखेगा। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे बूझ पहेली मोरी। तो क्या मोरी ही है। अंदर है और बाहर बहे, अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। ठीक है, इसका भी आंसर मोरी है। एक नार तरवर से उतरी, सर पे वाके पाँव, एक नार कुनार को मैना देखन जा। देखिए इसका आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो क्या बोलते हैं, नाखून। ठीक है, नाखून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रश्न है कि एक नार तरवर से उतरी, माँ सो जन्म न पायो, बाप को नाव जो बासे पूछो, आधो नाव बतायो, आधो नाव बतायो, खुसरो दैन कौन देश की बोली, बा को नाव जो पूछो, मैंने अपने आप न बोली, अपने नाव न बोली, ने बोली यहाँ पे। अब देखिए बहिर्लिपा जो है इसका आंसर देखिएगा, आपको इसमें नहीं दिखेगा, आपको बताना पड़ेगा। झिलमिल का कुआं रतन की क्यारी, बताओ तो बताओ नहीं तो दूंगी गारी। इसका दर्पण, देखिए दर्पण का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है पंक्ति में। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है आपके, जो मतलब जो बहिर्लिपा है और अंतर्लिपा है उसका आंसर आपको यहीं पे बताना है। आगे आता है, आना जाना उसको भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो आरी है। नेक्स्ट आता है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे, आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवे तो अंधेरी अंधेरी लावे, जावे तो सब कुछ ले जावे, क्या जानूँ वह कैसा है, जैसा देखो वैसा है। इसका आँख हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। अर्थ जो इसका बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, दर्पण इसका करेक्ट आंसर है। हाथ में लीजिए देखा कीजिए, दर्पण है। सामने आए कर दे दोए, मारा जाए न जख्मी हो, दर्पण है। ठीक है, अब गोरी सुंदर पेपर में आया है। ये सभी जितना पंक्ति यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लो या फिर आपके पास पुस्तक है तो वहाँ पे आप टिक मार लीजिए। श्याम बरन की एक है नारी, पेपर में आया हुआ है। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अरहर इसका करेक्ट आंसर है। 11 देवर छोड़ के चले जेठ के संग। एक करेक्ट, आग लगे फूले फले, सींचत जावे सूख, मैं तो ही पूछे ऐ सखी फूल के भीतर रुख। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे आतिशबाजी जो मतलब इनकी और रचनाएँ आती हैं। देख सखी पीक की चतुराई, हाथ लगावत चोरी आई ओला। अगला है, ए राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, दियावाती। वह है वह नारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। ठीक है, पेपर में आया हुआ है। दूर से सबको छवि दिखलावे, हाथ किसी के कभी ना आवे, बिजली। अब यहाँ पे जितनी भी पंक्तियाँ हैं आप एक बार अच्छे से देख लो, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ज़रूर आप नोट डाउन करके रखना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आप देख रहे हैं क्लास को तो ज़रूर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ मुकरियाँ हैं, मुकरी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पहेलियाँ हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, पहेलियों में अंतर्लिपा और बहिर्लिपा दोनों हमने पढ़ा। अब यहाँ मुकरियाँ हैं, मुकरियाँ भी इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब मुकरियों का अर्थ है कहकर मुकर जाना। ठीक है, यह 4 पंक्तियों में होती है, 3 या उससे अधिक में पहेली होती है, और चौथी या आखिरी पंक्ति में पहेली तो खुसरो स्वयं कहते हैं ए सखी साजन के रूप में उत्तर देते हैं। मतलब ये जो मुकरियाँ हैं ना, पहेली में आप देखेंगे अंतर्लिपा में आंसर ऑलरेडी रहता है, बहिर्लिपा में नहीं रहता, लेकिन पहेलियों की जो लास्ट पंक्ति है उसमें ऑलरेडी आंसर रहता है। ठीक है, ए सखी साजन ना सखी, ऐसा करके। ठीक है, तो जैसे देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, इसमें देखो आंसर ऑलरेडी है खुसरो की मुकरियों में। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखों ते छिन होत न न्यारा,
आए फिर मर मन रंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। तो यहाँ पे अंजन ही इसका करेक्ट है। अंजन का अर्थ क्या होता है आप जरा बताएं। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट की पंक्ति है ना, ए सखी साजन ना सखी भंग, ठीक है, लास्ट की पंक्ति में ऑलरेडी जैसे देखो, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये घर उठ जावे, यह अचरज है सबको न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो तारा ही इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, जो इसमें अभी इसका चंदा ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए सखी साजन ना सखी चंदा, इसका चंदा जो लास्ट वाली पंक्ति होती है मुकरियों की, क्योंकि इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, 3 में प्रश्नोत्तरी पूछा जाता है कि क्या होगा, और लास्ट में ऑलरेडी इसका आंसर होता है। केवल बहिर्लिपा में है जो आंसर नहीं होता है, जब आप पहेली बूझो पहेली पढ़ते हैं, और अंतर्लिपा में ऑलरेडी उसका आंसर उसी पंक्ति में होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान है यदि अच्छे से आप पढ़ लेते हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों को। सही बहुत महत्वपूर्ण है पेपर में, सभी पेपर के लिहाज से। ठीक है, पेपर के लिहाज से सभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, मैंने कहा है कि ये हमारा जो एपिसोड है दूसरा है, ये 30 एपिसोड में अपलोड करूँगी, जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर किया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर छोड़ें कि आपके लिए कितनी लाभदायक रही है क्लास। ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।